रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब बात यह है कि मैं तो काफ़ी अरसे से एक ही बात सुन रहा हूं कि जनाब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो हैं वो 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकती हैं। पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं और हम ये कर सकते हैं और हम वो कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कभी आप लोगों को तारुफ में ये बात बताई नहीं। आप इंटरनेट पे जाएं और लिखें पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट। मैं क्लेम कोई नहीं करता, इंशाल्लाह सबसे ऊपर जो 5-10 नाम आएंगे उसमें मेरा ही नाम आएगा, जबकि मैं कोई पीएचडी नहीं हूँ, मैं अपनी तालीम की कोई बात नहीं करता। बात यह मेरी इतनी पब्लिकेशंस, इतने ऑनलाइन टीवी पर प्रोग्राम्स मौजूद हैं, यही इनकी रिकॉर्डिंगें वगैरह, कि इसकी बुनियाद के ऊपर मैं चंद बातें कहता हूँ। इससे पहले के मेहमान आए, फिर हम उनसे बात करें, फिर तमहीद लंबी जाए, मैं आपके सामने बड़ी वजाहत से चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, नंबर 1, आई एम रियलिस्टिक। नंबर 2, मैं सिर्फ अचीवेबल टारगेट्स की तरफ देखता हूँ। नंबर 3, पॉसिबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, क्या है, पाकिस्तानी जो है ना वो दियो मलाई कहानियाँ यानी फेरी टेल में रहने वाला मुल्क है और कौम है। हम लोगों का कोई और ही जहन चल रहा होता है, हम ये बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे, हम फलाने बन जाएंगे, फिर पथारा लगा के खड़े हो जाते हैं ऊपर, मक्खियाँ उड़ाते रहते हैं कि लो भाई ये वाला फल ले लो, अमरूद ले लो। यही काम हो रहा है ना हमारा। देखो क्यों आप लोग अचीव नहीं कर पाते अपने टारगेट्स, क्योंकि आपके सारे टारगेट्स ही अनअचीवेबल होते हैं, सारी बातें ही अनरियलिस्टिक होती हैं। देखो, आपके मुल्क में टूरिज्म नहीं होगा, ठीक है, मुझे अगर कोई लाके देगा ना जी टूरिज्म, तो मैं उसको क्रॉस आउट कर दूंगा। यानी ये वो टूरिज्म है जो गोरे आए, जापानी आए, चीने आए और लोग आए आपके मुल्क के अंदर, ठीक है, तफरीही मुकामात पे जाने के लिए। अच्छा, नंबर 1, अंग्रेजों को किसी पागल जानवर ने तो नहीं काटा कि वो अपने मुल्क के खूबसूरत पहाड़ों को छोड़कर वो आपके मुल्क में आके मरी की सैर करें, गलियात की सैर करें? करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो आप लोगों को पता ही नहीं है ना। देखो, इसमें से बाहर निकलो अपने कुएं में से। रियलिस्टिक चीजों पर बात होनी चाहिए। रियलिस्टिक आपकी कोई भी बात नहीं है, वो नहीं आएंगे यहां पर। क्यों आएंगे? अरब कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा टूरिज्म के लिए, कभी नहीं आएगा, क्योंकि अरब लोगों को रेगिस्तान के अलावा माहौल पसंद ही नहीं है। वो चाहे तो स्विट्जरलैंड जाएं, दुनिया की हर जगह पर जाएं, लेकिन उनको वो माहौल पसंद नहीं है। अब ये बातें आप समझ नहीं पाएंगे। हम आम एक्सपोर्ट करेंगे, हम मैंगो एक्सपोर्ट करेंगे, मैंगो शहजादा, फलों का शहजादा। फलों का शहजादा आपके लिए, गोरे को उलझन होती है। आप यहां से मैंगो एक्सपोर्ट करते, कौन सा है मैंगो वो पसंद करते हैं? अनवर रटोल, तोतापरी, इस टाइप के आइटम उनको पसंद हैं। उनको ये आपका सिंदड़ी आम पसंद नहीं आएगा, वो आपका चौंसा नहीं खाएंगे। उनको मीठा मीठा आइटम नहीं पसंद, उनको खट्टा मीठा आइटम पसंद है, सेवरी। उनको एक्सोटिक टेस्ट पसंद है। आप लोगों को नहीं पता ना इन चीजों का। वहां पे जाके राइस, जब भी चावल की एक्सपोर्ट की बात होती है, हमने बिरयानी फेस्टिवल लगा दिया, हमने बिरयानी फेस्टिवल। अब दिल तो चाहता है कि बहुत सारी चीजें कहूं, लेकिन आपको पता है फैमिली शो है, मुंह से कुछ निकल नहीं जाए, अच्छा नहीं लगता ना। फैमिलियां देख रही होती हैं, फिर वैसे भी पाकिस्तान का माहौल है, टीवी का माहौल है। यार, आप लोग इतने बड़े जाहिल हो, आपको यह नहीं पता कि गोरे मसाला नहीं खा सकते, उनसे हजम ही नहीं होता मसाला। वो इतने मसाले थोड़ी खाते हैं जैसे हम खाते हैं। वो क्यों बिरयानी फेस्टिवल पे आके आपका चावल देखेंगे? आपका खिला खिला चावल वो अपनी डिशों में इस्तेमाल करते हैं। बासमती चावल जो होता है ना, खिला खिला चावल, ये खाने का उनको बहुत शौक है, ये बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन वो अपनी तरतीब से और अपनी तरकीब से बनाते हैं। आपको ये बातें क्यों समझ में नहीं आती हैं यार? आप लोग जिस मुल्क में घुसते हैं, आप वहां जाके जबरदस्ती उनको अपना आइटम बेचने की कोशिश करते हैं। ओ भाई, आप उनको वो आइटम बना के दो जिसकी जरूरत उनको है। अभी वहां पर मार्केट किन चीजों की है? आप देखो, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करते हैं। क्यों करते हैं ऑर्गेनिक? उनके मुल्क के अंदर जो ग़िज़ा है, खुराक है, उसको वो बड़ा कहते हैं कि यार ये बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल खालिस हो, ठीक है। और उनकी साइंस ने या उनकी तहकीक ने उनको बताया कि ये जीएम फूड्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड, इनसे इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। दूसरा ये है कि उसमें ज़्यादातर फोक होता है, फोका जायका होता है, अंग्रेज़ी में उसे ब्लेंड कहते हैं, सही है, फोका होता है खाना। वो कहते हैं साहब इसके अंदर जायका कुदरती होना चाहिए। कुदरत ने जो जायका डाला है हज़ारों, लाखों, शायद करोड़ों सालों से, जो फल इस धरती पे ज़मीन पर उग रहे हैं, ये हम उसी शक्ल में खाएं
जिस शक्ल में कुदरत ने हमें तोहफतन दी हैं। अब ये उनका ख्याल है, आप मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है। अब एक्सपोर्ट पे फोकस किस चीज़ का होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। आपके पास ज़मीन ज़्यादा है, पानी आप खुल के ज़ाया करते हैं, ठीक है, इतना पानी कोई मुल्क नहीं लगाता फसल को जितना आप लगा देते हैं, फिर आप सैलाब का पानी भी लगा देते हैं फसल को। ये बातें देखें आपकी समझ नहीं आएंगी। क्यों समझ नहीं, आप सोचें आपको ये बातें क्यों समझ में नहीं आ रही? क्यों समझ में नहीं आ रही? क्योंकि भाईजान आप एलईडी के दौर के ट्यूबलाइट हो, आप लोगों को समझ आ ही नहीं सकती। मैं तो सुबह शाम सर मारता रहता हूं ना यार आप लोगों के साथ। आपका माइंड बना हुआ होता है, आपका जहन इससे आगे नहीं जाता। आप लोग बेटी की पैदाइश पर रोने वाले लोग हो, शादी पे रोने वाले लोग हो। दुनिया को समझ में नहीं आ रही होती कि यार ये क्या रिएक्शन है आप लोगों के। आपके रिएक्शन लॉजिकल नहीं है, आपके सारे इरेशनल रिएक्शन होते हैं। अब इकोनॉमी में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ें जो हैं वो आप करें ना, वो आप नहीं करते। और अभी हमारा फोकस ये है कि हम चाह रहे हैं कि साहब अपने मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाएं। अब एक्सपोर्ट नंबर बढ़ाने के लिए जो इकदाम लेने ज़रूरी हैं उन पर फोकस नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी। देखें, जो भी बात की वो मुल्क की बेहतरी के लिए की। आज भी मैं कोशिश करता रहता हूँ, हालात का मुझे पता है, लेकिन मैं मईशत के मौजू पर ही बात करूँगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम रैश डिसीजन लें। तो हमें जो है हर डिसीजन कैलकुलेटेड लेना चाहिए। बस इतना कहकर मैं मेहमान का तारुफ भी कराऊंगा। जनाब मलिक बोस्तान साहब चेयरमैन हिकैप भी हैं, उसके साथ साथ ज़र मुबादला के कारोबार से वाबस्ता भी हैं, बारहा प्रोग्रामों में आते रहते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। जी थैंक यू। अब बात सर कुछ ऐसी है कि आज मैं आपके सामने मौजू थोड़ा डॉलर से जुड़ा हुआ भी और थोड़ा डॉलर से जिसे आप कहें कटा हुआ भी एक मौजू आपके सामने लेकर चलता हूँ। वो है इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट नंबर्स को इन आइसोलेशन तो देखा नहीं जा सकता, उनको क्वांटिफाई हमेशा डॉलर टर्म्स में ही किया जाएगा, इस वजह से जुड़ा हुआ है। एक्सपोर्टर्स का शायद दोबारा से देरीना मुतालबा और प्रेशर है कि रुपये को थोड़ा सा कमज़ोर कर दें, और आप कहते हैं मजबूत रुपया मजबूत पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपका उनके साथ नज़रियाती इख्तलाफ भी हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस बारे में तफसीली आप बताएं हमें। जी देखिए जी, अगर आप देखें जीडीपी के हिसाब से भी तो हमारी जीडीपी तो बढ़ी है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी जी। और 2018 की बात करें तो 29 अरब डॉलर से कम हो के आप अभी आप आ गए 27 अरब डॉलर पे। रुपया डिवैल्यू की है इस उम्मीद पे एक्सपोर्ट बढ़ेगी, लेकिन वो तो सारी उम्मीदें दम तोड़ गई और आपकी उल्टी बजाय रुपया तो आपने 100 से बढ़ा के ले गए तकरीबन 300 तक। और ये तो अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा है कि डॉलर उन्होंने स्मगलिंग जो अफ़गानिस्तान ईरान को जो हो रही थी उस पर क्रैक डाउन किया और डॉलर 340 से कम हो गए। आज फ्री मार्केट में भी 281 के करीब है और इंटर बैंक में भी 308 से कम हो गए, 280 के करीब है। तो ये इससे जो है आपने देखा है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आई है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, इन्फ्लेशन कम हुआ है। उसकी वजह इन्फ्लेशन कम होगा तो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, आपके रिज़र्व बढ़े हैं, तो इससे रुपया बढ़ने से आपकी इकानमी बेहतर हुई है। तो मैं समझता हूँ मजबूत रुपया मजबूत पाकिस्तान, तो ये इसमें कोई शक नहीं है। जितना रुपया मजबूत होगा इतनी आपकी मुल्क को फ़ायदा होगा। हम जितना रुपये को गिराएंगे हम अपनी इकानमी को गिराएंगे। तो बाकी जहाँ तक नवंबर का मैं डेटा भी पढ़ा था, आपने बात की है एक्सपोर्ट की, तो इसमें तो काफ़ी कम हुआ है। तकरीबन हमारी जो इंपोर्ट थी वो 5.5 अरब डॉलर हो गई है और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 2.39 यानी कि तकरीबन 3 अरब डॉलर का तजारती खसारा का सामना है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है और अगर मानद में देखें तो ये 15% है और सालाना में देखें तो ये 37% पे चली जाती है। तो इससे हमारी जो जुलाई से लेके अभी तक हुई है तो 15 अरब डॉलर का तजारती खसारा है हमारा और हमारी टोटल जो एक्सपोर्ट हुई है वो तकरीबन 12 अरब डॉलर की हुई है पिछले 5 महीने में। तो कोई इतना बड़ा फिगर नहीं, काबिल फ़ख्र भी नहीं है और जिसको आप बुनियाद बने, बल्कि तशवीशनाक बात है हुकूमत की कोशिशों को जो सियासी इंडस्ट्री इस्तेकाम है, रोज़गार के मौके हैं, मैशत की बहाली है, उसमें को बड़ा धचका लगा है और तशवीशनाक की सूरत हाल का सामने है। तो हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हुकूमत को अभी जैसे उसने सरचार्ज टैक्स ख़त्म किया, ये बड़ी अच्छी बात है और तमाम एक्सपोर्टरों के आप जो बाल है उनकी कोर्ट में उनका मुतालबा नहीं। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अब ये बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप तो इस फील्ड में काफ़ी अरसे से हैं, पता है सारे डायनेमिक्स का,
मेन एम ये है कि अगर ये डिसीजन लेते हैं कि जी हम डॉलर को मज़ीद महंगा होने देते हैं, रुपए को कमज़ोर कर देते हैं, तो माजी के हमारे इत्तफाकात से ये पता लगता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये कर भी दिया तो इससे एक्सपोर्ट कितनी बढ़ जाएगी? मैं एक वैसे आपसे पूछ रहा हूँ। गिर जाएगी, बढ़ेगी क्या? अभी तो मैंने आपको बताया ना 2018 में 29 अरब डॉलर थी, डॉलर का रेट 100 रुपया था नवाज शरीफ साहब के दौर में। जी जी। और अब आपने 100 से बढ़ा के 300 पे ले गए, तो आपकी तो बढ़नी चाहिए थी, तो आपकी त्रुटि कम हो गई। तो ये तो फलसफे ही गलत है और ये थिंकिंग ही गलत है। तो इसको तो आप बिल्कुल क्रॉस लगाएंगे कि आप डॉलर रुपया गिराएंगे तो और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपकी बल्कि एक्सपोर्ट गिरेगी। जितना रुपये को गिराएंगे इतनी एक्सपोर्ट गिरेगी। तो ये आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्शन में आना है, ये अच्छी बात है। और अभी और जो हमारे अल्लाह ताला ने रियर मिनरल दिए हमें, तो उसको हमें देखो ना 17 जो कि इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी में मिनरल यूज़ हो रहे हैं वो पाकिस्तान में मौजूद है। और हुकूमत कोशिश भी कर रही है। और जो सर्वे रिपोर्ट है वो 8 ट्रिलियन डॉलर की है। पाकिस्तान में इतने मिनरल हैं ज़ेर ज़मीन, तो उनको एक्सपोर्ट करें ना आप रवायती एक्सपोर्ट पे हैं। वो मौसम की ख़राबी की वजह से हमारी जो है फसलें भी सारी तबाह हो रही हैं। और हमारा चावल एक ऐसी वैद क्रॉप्स है जो कि 4 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई है। बाकी आपकी इंडस्ट्री टेक्सटाइल थोड़ी सी बेहतर हुई है अगर एक्सपोर्ट में देखें तो। बाकी तो कोई आपको नुमायां चीज़ नहीं है जिसको आप फ़ख्र कर सकें। और हमारी जो है इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि, और ताजरों को भी चाहिए, सारे मिलजुल के एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। देखो हम कर्जे लेके कर्जे देते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत ने जो ही इस कोशिश की हैं तो 3 अरब डॉलर से आज आपके रिजर्व जो है 20 अरब डॉलर तक पहुंच गए। तो ये अच्छी चीज़ है। और ये उसी सूरत में हुआ है जब आपने रुपये को मजबूत किया है और आपका इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी आपका देखो ना 22% से 11% पे आ गया, आपके रिजर्व बढ़ गए। आपकी ये सारी मजबूत रुपये की दलील है। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने पेश किया है। बुनियादी बात यह है कि ये भी आपने बता दिया है कि अगर इस तरह का कदम लिया गया तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी नहीं बल्कि गिरेगी। क्योंकि ये भी एक बड़ी लॉजिकल सी चीज़ है नाजरीन कि अगर हम वैल्यू को रिड्यूस करेंगे रुपये की, तो फिर जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो फिर एक्सपोर्ट टर्म्स के अंदर डॉलर वैल्यू के हिसाब से कम हो जाएंगी हमारी एक्सपोर्ट्स। लेकिन ये अब एक्सपोर्टर्स को भी समझना चाहिए कि बिला वजह का दबाव पैदा करना गैर जिम्मेदाराना और मुल्क के शायद मुफादात के साथ क्लैश में। लेकिन शायद उन्होंने अभी आदमी हर बात कर रहा है। 2-3 हफ्ते से असल में मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल इतनी ज़्यादा पेचीदा कर दी गई है और मीडिया पर हम बोल नहीं सकते, सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। तो इसलिए हर आदमी आजकल इन 2-3 हफ्तों में हर बात कर रहा है। तो इसीलिए मैं हुकूमत से भी मुतालबा करूँगा कि आज़ादी सहाफ़त का तकाजा भी यही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे हम लोग चैनल्स हैं, हम लोगों को इजाज़त दी जाए कि हम सही मौजू के ऊपर सही खबर दें, ताकि जो है बात सही से की जा सके और मौज़ूआत जो हैं वो स्ट्रक्चर में आ जाएं। अच्छा मलिक बोस्तान साहब, यहाँ पर आपको एक दूसरी जानिब भी लाना चाहूँगा। आपने माजी में बल्कि इसके बिल्कुल बरक से एक बात की थी। आपने कहा कि आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि डॉलर को ब्रेकें लग जाएंगी और इसका रिवर्सल लगेगा और कुछ अरसे के अंदर हम इसको 250 के आसपास में कहीं देखेंगे। तो ये अभी भी मुमकिन है? इसके बारे में भी बताएं। तो नहीं, बहुत मुमकिन। अब तो आपके टारगेट के नज़दीक है। 340 से अगर 280 पे आ गया तो इसका मतलब है आपने 60 रुपये गिरा दिया। और अभी आपने कितना गिराना है? सिर्फ 30 रुपये। तो आपने चोटी तो सर कर ली है ना, चोटी के ऊपर चढ़ नहीं है आपने। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। हमने देखो ना अभी पिछले भी जो है दोबारा डॉलर बढ़ने की अफवाहें कर ली थी जब 290 का हो गया जुलाई में, हाल ही की बात है। जी। तो डॉलर आप देखो ना 290 से कम हो गया, अब 280 के करीब आ गया। तो अगला टारगेट हमारे यही है, 280 के बाद 275 है, फिर 70 है, फिर 5-5 रुपये का हम टारगेट रख रहे हैं। और इंशाल्लाह हम इसको अचीव करेंगे। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखो पाकिस्तानी रुपया अभी भी जो है ना अंडर वैल्यू है। अगर आप देखें ना, इंडिया का 82 है, बांग्लादेश 95 है और अफगानिस्तान वो 70 के करीब है। तो पाकिस्तान तो इतना गया गुजरा नहीं है कि भाई अफगानिस्तान से भी नीचे चला जाए। और इसकी वजह ये है कि हमारे एक्सपोर्टरों का एक पूरी माफिया है, समझो लॉबी है, जो कि पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहती बल्कि पाकिस्तान को डुबोना चाहती है। उनको चाहिए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तब भी फ़ायदा आपको होगा कि जब आपको इंपोर्ट सस्ती होगी, क्योंकि आप इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
या तो आप अपने वसाइल से कर रहे होते तो फिर तो इतना मसला नहीं था। वसाइल तो हमारे नहीं है, आपकी टेक्सटाइल तक तो आप धागे आप देखो ना इम्पोर्ट करते हैं जी। तो आपके पास क्या है, आपको तो ये फसलें भी आपकी इतनी हैं जो आपके शुक्र है घर की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। इतनी चावल के अलावा तो आपके पास कोई इस वक्त फसल नहीं बची जो आप एक्सपोर्ट करें। गन्ने हैं वो भी आपकी, चीनी देखो ना थोड़ा से आपने एक्सपोर्ट की और उसका नतीजा क्या निकला, चीनी जो है 178 से बढ़ के फिर 220 तक चली गई। तो ऐसी एक्सपोर्ट का क्या फ़ायदा, आप महंगी फिर इम्पोर्ट करें। तो इस एक्सपोर्ट से बेहतर है कि आप एक्सपोर्ट करें ही नहीं। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया है और चावलों के मुतालिक ही मैंने आगाज़ में बात की थी, क्योंकि बुनियादी बात यह है कि हमारे यहाँ जो चावलों की पैदावार है वो जब अच्छी होती है तो पाकिस्तान एक्चुअली राइस ईटिंग कंट्री नहीं है। हम त्योहारों पे चावल ज़्यादा खाते हैं। वो शहर के लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होंगे क्योंकि यहाँ तो चावल फिर भी आप लोगों ने खाना शुरू कर दी। हमारे यहाँ देहात में, गाँव में सिर्फ तकरीब पर ही चावल खाया जाता है, वरना हम लोग कहते हैं रोटी अगर नहीं खाई तो खाना मुकम्मल नहीं हुआ। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है कि चावल की पूरी 3-4 प्लेटें खाने के बाद कहते हैं कि हूँ रोटी का तो मिलेगी। तो ये भी बात है, लेकिन बेसिकली बात ये है कि ये जो हमारे पास एक सरप्लस है, आपके ख्याल से क्या हमें मल्टी एग्रीकल्चरल सरप्लस क्रिएट नहीं करना चाहिए? भी मैं प्रोग्राम के आगाज़ से पहले भी आपको बता रहा था कि जैसे हमारे सरगोदा में किन्नू होता है, इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लें, कोई ना कोई फल सब्ज़ी इस तरह के कोई आइटम हो जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, वहाँ पे काम करना शुरू करें तो कितना अच्छा हो जाए। क्या कहते हैं आप? देखो जी, वैल्यू एडेड हमारी चीज़ें जो है और अगर एग्रीकल्चर भी वैल्यू एडेड हो तो बहुत फ़ायदा उठा। हमारे फ्रूट हैं सारे सरप्लस हैं जी, सारे मतलब कई तो ऐसे इलाके हैं जहाँ जैसे गलगित ले गए, स्कर्दू ले लें, इन इलाकों में तो सारे बागात ही बागात है, खुबानियों के और अखरोट के, चलगोजे के। तो वो उनको सारा सरप्लस, उनको तो ऐसे फ्रूट पड़ होते हैं जैसे यहाँ पे पत्ते पड़े होते हैं और लोग बड़े फ्री में खा रहे होते हैं और उनको वसाइल नहीं है कि उसको एक्सपोर्ट कर सकें। जी जी, तो उसको हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अब हमारी जितने भी जैसे खुबानी है, कोई सी ऐसे हर फ्रूट जो है वो ड्राई होके एक्सपोर्ट हो सकता है। हमारा ड्राई का कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये बहुत आम बात की जो हमारा वैल्यू एडेड करके उसको नहीं। मलिक बोस्तान साहब यहाँ रुकिएगा एक लम्हा, ये आपने बड़ी अहम बात की। ये इंसान जब मतलब ये कि जब से उसने ह्यूमन एवोल्यूशन के बाद इस तरह सिविलाइजेशन या तहजीब में रहना शुरू किया तो उसने फल सब्जियां ड्राई करके उनको इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। इस तक के बहुत सारे इलाकों में तो गोश्त भी ड्राई करने का तरीका सीख लिया। लेकिन हमने इस आइटम के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया? हम उठा के फेंक देते हैं, उसको ड्राई कर लें या प्रिजर्व कर लें। आज भी उन टेक्टिक्स से नहीं कि जो कोल्ड चेन और ये सब, इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने भी बताया गांव देहातों में तो ये लोगों को इस चीज़ का इल्म है पहले से, तो उस पर फोकस क्यों नहीं करती गवर्नमेंट कि उनको बेहतर एजुकेट करे इस बारे में? जी नहीं, बिल्कुल। देखो वैल्यू एडेड करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी ना। लोगों को अवेयरनेस तो है हर पूरे इलाके में, या कोई भी है वो ड्राई को बल्कि वेजिटेबल को, गोश्त को, सबको उनको तो एक रवायत है। और बल्कि अभी भी ड्राई करते हैं। और वो जो जितने भी सर्दी वाले इलाके हैं वो अपनी तमाम फ्रूट सब्जियां हर चीज़ गोश्त ड्राई करके अपने पास रखते हैं। 6-6 महीने तो वहाँ बर्फबारी होती है और बाहर निकल नहीं सकते। उन्होंने बड़े बड़े हाल बनाए होते हैं, अंदर ही उनकी सारी चीज़ें होती हैं। बाहर निकलते हैं तो उनको इतनी शदीद बर्फ़ होती है कि उनके औज़ार तक जो है वो ख़त्म होने का ख़तरा हो जाता है। जी कोई बाकी जो इसके लिए एक स्पेशल यूनिफॉर्म होती है, अगर वो ना हो तो अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके आज जो भी ऐसा नंगा होगा वो बिल्कुल आपका सड़ जाएगा। जी। तो वो लोग इसलिए बाहर निकलते नहीं, उन्होंने 6 महीने का पूरा पीरियड बनाया होता है और उसी के मुताबिक चलते हैं। तो हुकूमत उससे फ़ायदा उठाए। और नई टेक्नोलॉजी अब तो आ गई, अब तो ड्राई मशीनें आ गई, आप हर चीज़ को ड्राई करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारा बहुत ज़्यादा फ्रूट है जो ज़ाया होता है, बहुत सारी सब्जियां जो ज़ाया होती हैं और हम इसको जो है वैल्यू एडिट करके बहुत बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला कमा सकते हैं। और अब तो ये भी बात की गई है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मुकामात को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर जैतून के दरख्त लगाए भी जा सकते हैं। असल में जैतून का दरख्त कहें या झाड़ी, वो इस तरह का होता है कि उसे बाकायदा पेड़ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे मुल्क के बहुत सारे मुकामात पर वो उगाया जा सकता है। और ये जिसे इसकी जंगली वैरायटीज़ होती हैं वो भी बहुत जगह जैतून की उगाई जा सकती हैं। तो इस बारे में कोई मुश्तरका पॉलिसी क्यों नहीं बनती चारों सूबों और इकाइयों के दरमियान? क्या कहते हैं आप? देखो जी, पाकिस्तान भर में 5 करोड़ जैतून के दरख्त हैं और बहुत बड़ा। और हमारे जो जंगली जैतून है उसका तो फल ऐसे ही ज़ाया हो जाता है, उतारने का कोई कंसेप्ट नहीं। वो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, वो दरख्त होते हैं। जी, वो दरख्त होते हैं, वो झाड़ी नहीं होती। वो झाड़ी
वो 20-20 फुट 50-50 जी, फुट जी। तक बड़े होते हैं और चारों तरफ फैले होते हैं और बड़ा उनके फल होता है, बेहिसाब फल होता है। जी जी 5-5 किलो 200 किलो 100 किलो से कम किसी दरख्त पे नहीं होता। जी लेकिन हमारे वो ऐसे गल सड़ जाते हैं, कोई बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है जी जी और उनके पहाड़ों पे, लेकिन हमारी तो हुकूमत की तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही कि उसको जो है हम उसका अलग है, उसका रेट जैसे हाइब्रिड जैतून से कई गुना ज़्यादा है और उसकी अफीदियत भी ज़्यादा है, उसकी डिमांड भी बहुत है जी और उसको हम उसको वैल्यू एडेड करके उसको बहुत सी तेल निकाल सकते हैं, बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। अभी भी जो हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर और काफ़ी इलाकों में, चकवाल में ख़ास तौर पे जी, बहुत जी। ज़्यादा जैतून है जी। और उसमें जो है उसमें इस काबुल हो गया है कि चकवाल के जो गैर बंजर ज़मीनें थी वो सारी आबाद होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, तो उससे वहाँ पर लोगों हो को रहा है काम रोजगार इस पे? बिल्कुल, और उसका जो है फी एकड़ पैदावार जो है, अगर इसका एक थोड़ा सा कि बड़ा जैतून को मैं आपको बताता चलूँ, ये 5 साल से 10 साल में जाके मेच्योर्ड होता है और सही फल देता है जाके। जी जी 5 साल में देना शुरू कर देता जी। है और फिर आस्ता आस्ता बढ़ाते हुए 10 साल तक ये जो है एक दरख्त जो है वो अच्छा भला मतलब 20 किलो से 100 किलो तक भी फल देता है और इससे जो है जो तेल निकलता है तो फी एकड़ पैदावार जो इसकी बनती है, अगर आप सही मेहनत करें और 3 लाख से 2.5 लाख रुपया आराम से आप कमा सकते हैं इतनी किसी क्रॉप में नहीं, किसी मतलब बहुत अच्छी यील्ड है, तो बहुत अच्छा अच्छी पैसा है यील्ड है और इसमें जो है फ़ायदा कमाया जाता है और इसको वैल्यू एडेड करे, लोगों को अवेयरनेस दी जाए और उसके जो है मौसमी स्प्रे किए जाए और मौसम से बचाया जाए, तो इसमें पैदावार में मज़ीद इजाफा हो सकता है। क्योंकि इस दफ़ा भी बड़ा तूफ़ान आया, बहुत ज़्यादा आपको क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो जैतून के जितने भी दरख्त हैं उनको बड़ा नुकसान पहुँचेगा उनके, क्योंकि फूल गिर गए थे, फूल जब गिर जाते हैं तो फिर फल नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, उसके काफ़ी फल आपके 20% आपकी जो है ना फल है, जो फूल गिरने की वजह से आपकी पैदावार कम होगी। तो ये चीज़ें भी हैं, इसको भी हुकूमत को सोचना होगा कि दरख्तों को चारों तरफ जहाँ जैतून के दरख्त हैं वहाँ बड़े बड़े दरख्त लगाए जाएँ ताकि हवा के रुख को कम किया जा सके। और ये हमारी बहुत बड़ा मेहनत होती है किसान की, कोई भी फसल वो तैयार करते हैं और जब तैयारी के नज़दीक आए और तूफ़ान आ जाए या ऐसी बारिशें हो जाए या ज़ालाबारी हो जाए तो उसका सारे का सारा धरे का धरा रह जाता है, उसको बड़ा नुकसान होता है। इसमें भी हुकूमत को इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस का अवेयरनेस देनी चाहिए, ये बहुत आम नुकता ताकि आपने लोगों बताया। को जो है नुकसान का खदशा न हो। अच्छा, ये जो आपने बात की, चलें इसी को ही आज ले लेते हैं क्योंकि अहम बात आपने की है, मेरे ख्याल से आपने इसके ऊपर काफ़ी तहकीक भी की हुई है, तो मैं इसी मौजू को आगे लेकर चलता हूँ। सर, एक हमारे यहाँ हमने तरक्याती बैंक भी बनाया था, उसका नाम था ज़रिए तरक्याती बैंक। तो एम ये कि गांव देहात के अंदर हमने अपने दोस्तों से भी पूछा, अजीज़ों से पूछा, उन्होंने कहा कि वो टर्म्स और कंडीशंस हमें, यानी आसान अक़सात के ऊपर हमें मैकेनाइज्ड यानी ट्रैक्टर, ये सब बीज ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए ना, तो इस तक रसाई होनी चाहिए। दूसरा ये कि कमर्शियल बैंकों को भी कहा गया था कि वो एग्रीकल्चरल जो साइड है उसको भी ज़रा देखें। तो इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। गांव देहात में तो लोगों के पास फाइनेंसेस ही नहीं होते, पैसे ही नहीं होते, छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं होते, टूल्स के लिए नहीं होते पैसे, तो कहाँ से आप बताएं कैसे काम होगा? अब इसमें माइक्रो फाइनेंस बैंक इन्होंने बनाए हैं, वो इतना महंगा कर्जा देते हैं, आम कर्जा अगर 11% है तो 40% में दे रहे होते हैं, तो वो इतनी सख्त ही नहीं होती बेचारा वापस कर। 40% अगर इनको देगा, हालांकि कर्जा उसका छोटा छोटा होता है, ये तो ज़्यादा देते भी नहीं है और वो लोग फिर डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं और उनको जब लॉस हो जाता है मौसमी क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वो तो बिल्कुल उनके पास पैसे ही नहीं होता, वो बेचारे खाद बीज ट्रैक्टर ये सारा उधार कर लेके ले रहे होते हैं। तो हुकूमत को चाहिए उनके लिए वेलफेयर, उनका इंश्योरेंस होएगी तो इन चीज़ों से वो नुकसान से बच सकेंगे और ऐसे कोई फंड बनाए जाएं जो क्लाइमेट चेंज जैसे यकदम सैलाब आ जाता है, यकदम ज़ालाबारी शुरू हो जाती है, यकदम तूफान आ जाते हैं, तो पूरी फसल आपके सामने तबाह हो चुकी होती है। तो कोई ऐसी कमेटियाँ बनाई जाएँ जो उनको जो है उनकी फंडिंग करे ताकि उनको नुकसान से निकल सकें और उनको फिर हौसला भी पैदा होगा। अब जब जो नुकसान होता है और लोग जो है डिसाइड होकर एग्रीकल्चर ही छोड़ देते हैं, वो ज़मीनें इस वजह से हमारी बंजर 220 मिलियन हमारी एकड़ ज़मीन है, लेकिन हम उसमें से सिर्फ 22 मिलियन एकड़ जो है वो कास्ट कर रहे हैं, तो हमारी 200 मिलियन एकड़ ज़मीन तो ऐसे ही पड़ी है। उसकी वजह ये है कि दिन ब दिन हमारी काश्तकारी कम हो रही है और लोग डिसाइड हो रहे हैं, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं बिजली इतनी महंगी है, खाद इतनी महंगी है, बीज इतने महंगे हैं, फिर लोग बेचारे परेशान हैं ट्यूबवेलों के लिए, मतलब लोग परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। उसको हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों को भी नज़र रखें ना। अब आप उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो वो तो नुकसान होगा, फिर अगले साल क्यों उगाएगा मस्त। तो इसलिए मैं समझता हूँ हुकूमत को इस चीज़ को नज़र रख के, और जो ज़रिए तरक्याती बैंक की आपने बात की है, इससे जब तक ये फाल था पाकिस्तान की मैशत भी
और पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी तरक्की कर रही थी। और ये इंडस्ट्रियल बैंक भी बनाया गया था और ज़री तरीके 2 बैंक बनाए गए थे। और जो ये दोनों जो है मॉडल फार्म तैयार करते थे, और जो इंडस्ट्रियल बैंक था वो मॉडल जो है आपकी मिलें तैयार कर, उन्होंने गारमेंट का दौर था जी अयूब खान का आपके दौर में, तो पूरी की पूरी जो है वो टेक्सटाइल मिल बनाते थे उस बैंक की ज़ेर निगरानी में, और उसको चलाया जाता था, उसको फिर एक्सपोर्ट किया जाता था, उसकी मार्केटिंग की जाती थी, और उसके बाद बिट के ज़रिए लोगों को दिया जाता था। और वो जो उसको बाकायदा 2 साल 3 साल वो जो जितने भी मार्केटिंग के लोग होते थे, टेक्निकल स्टाफ होता था, प्रोफेशनल लोग होते थे, वो उसको चला के उसका हैंड ओवर करते थे और फिर किस्तों में पैसे वो वापस करता था। तो वो अरूज पाकिस्तान का भी दोबारा वो लौट के नहीं आया, क्योंकि वो हमने सिर्फ टेक्सटाइल किया था कि उसको महदूद रखा, आगे नहीं बढ़ाया। अच्छा, फिर मैं आपके साथ इसी मौजू पर बात करता हूँ। चलें एक लम्हे के लिए हम देख लेते हैं कि अयूब खान साहब के दौर में क्या हुआ और क्यों इकोनॉमिक प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा हुई। और सबसे पहला फोकस सर एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर भी था। आपके जो बड़े बड़े डैम और वाटर रिजर्वायर बने वो भी अयूब खान साहब के दौर में बने। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका आपने जिक्र किया, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी बने। तो दूसरों के मॉडल क्या देखते हैं, क्या कहते हैं आप, जो बिल्कुल मेरे ख्याल इत्तेफाक करेंगे? हम अपना ही मॉडल देख लें तो हम काफ़ी आगे निकल जाएंगे। जो अयूब खान का दौर था बड़ा सुनहरी दौर था, और उसमें चाइना और ये जितने भी कोरिया, ये जापान या पाकिस्तान देखने आते थे, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को देखने। तब हम आगे थे इन सब, सबसे एशिया में जापान के बाद नंबर 2 पे हम थे। और एक वक्त था कि हमें जापान से भी आगे थे, जापान को भी हमने लोन दिए हुए। और हमारा जो है बड़ा एक सुनहरी दौर था। बैड लक उसके बाद उसको जारी नहीं। और फिर जो भुट्टो साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में फिरदौस में जगह दे, उन्होंने सारे फैसले अच्छे किए, लेकिन ये जो नेशनलाइज का फैसला था ना, ये नेगेटिव साबित हुआ। और पाकिस्तान की जो मैशत है वो उसकी और इंडस्ट्री है, और जो इसकी तबाह होने की वजह यही बनी कि अगर ये नेशनलाइज ना करते और इसी तरह चल रहे होते तो आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बताया। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर नहीं सकता, एक्सपोर्ट पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन आप गलत दरवाजे खटखटा रहे हैं और गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मलिक बोस्तान साहब ने जैसे बताया कि अगर वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चरल गुड्स और प्रोडक्ट्स की हो जाएं तो ही हम एक सही संप पे चल पड़ेंगे। इसके अलावा मेरे ख्याल से हर चीज़ का ना एक दौर होता है, जिस चीज़ का जिस ज़माने में दौर हो, फैशन हो, इंसान उसके साथ चलता है। अभी वेस्ट को जिस चीज़ की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, तो उस पर हमें वर्क करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं मलिक बोस्तान साहब आपको दूसरी जानिब लेकर आता हूँ। बात यह कि अब मैं एक बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू पर। कहते हैं बिलाल बिन साकिब साहब ने जनाब SAPM के ओहदे को छोड़ दिया, तो वो जो इतनी एक्सरसाइज हमने 1.5-2 साल की क्रिप्टो पे, ब्लॉकचेन पर और इस पे उस पे, और फिर हमें लंबी लंबी दास्तानें सुनने मिली, पाकिस्तान का कर्जा जो है उतर जाएगा इससे, तो वो क्या वहाँ पर रिवर्सल पे जा रहे हैं? और इस डिजिटल मैकेनिज़्म को आप लोगों के साथ इंटीग्रेट करना था, उसके बजाय बोल दिया कि इस पे तो बैनुल अक़वामी कन्वेंशन है, तो हमें भी फिर टाइट करना पड़ेगा मामलात को। इस बारे में जो पेशरफ्त हुई उसके बारे में बताएं। बड़ी ताज़ी देखो, कोई पेशरफ्त खास हुई नहीं है। टारगेट था कि ये इस साल लॉन्च हो जाएंगे और लाइसेंस मिल जाएंगे। पाकिस्तान को तो उन्होंने दिए, बाहर की कंपनी को ऑफर किए हैं, लेकिन किसी ने, एक कंपनी ने अभी तक लाइसेंस लिया नहीं है। और इसमें USDT जो है वो स्टेबल कॉइंस जो है वो पाकिस्तान में पॉसिबल है। और लेकिन बैड लक, आप लोगों को लाइसेंस दिए नहीं दिए इन्होंने? नहीं, हमें नहीं दिया, हमारा कैटेगरी में शामिल है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। अभी तक बाई लॉ ही नहीं बने, तो फिर पहले बाई लॉ बनेंगे तो फिर बस फैसले होंगे। तो अभी इसको, क्योंकि स्टेट बैंक ने तो टोटली इनकार कर दिए कि हम इसको रेगुलेट नहीं करेंगे, क्रिप्टो काउंसिल करेगी जी। और इसके अलावा बैड लग ये है कि आपने 6 अक्टूबर को, जो आपको पता होगा, क्रिप्टो जो बिटकॉइन का रेट था वो 1,23,000 से कम होके 85,000 पे आ गया जी। तो $40,000 पर बिटकॉइन अगर इतना लॉस होगा तो कौन बर्दाश्त करेगा? अगर इसमें तो कोई डूब जाएंगे सारे। इसको तो स्टेबल कॉइन में, स्टेबल डॉलर में आप रख सकते हैं, तभी जाकर आप बच सकते हैं। तो ये इतना बड़ा लॉस है कि हुकूमत भी सोच रही है कि हम क्या करें। और इसमें पाकिस्तानियों ने ज़ाहिर है जितनी भी इलीगल वेबसाइटें हैं वो लोग उस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा $25 अरब का जो इन्वेस्टमेंट है इस क्रिप्टो में पाकिस्तान में। और अब तो आप देखें ना, इसके जो
QR कोड भी आ गए हैं, जितने भी सादा पे हैं वहाँ आप अपना QR कोड से डॉलर वॉलेट में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी है, अब आपको फिजिकली तो ना दफ्तर की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की दौर है, तो इससे भी मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है, लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हुकूमत जल्द से जल्द इसको जो है लीगलाइज करे और उसके जो है जितने भी बाई लॉ हैं उनको बनाए। कम से कम स्टेबल कॉइन का सिस्टम तो सेट करे ना, फिर बाकी क्रिप्टो करेंसी पे बात है। कॉइन जो है वो पॉसिबल है, और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या अपने ब्लॉक चेन बनाते हैं तो फिर भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप इसमें सट्टा करते हैं तो फिर आपको नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदे का तो कहीं इम्कान नहीं है। सर देखें, हर काम को करने का एक अच्छा सही तरीका भी है और गलत तरीका भी है। अगर हमारे निज़ाम के अंदर उसको सही से इस्तेमाल करेंगे, आपको याद है एक ज़माने में प्राइस बॉन्ड सीरियल बिका करते थे फुटपाथों पर, और आपको इस चीज़ का इल्म होगा तो ये बिज़नेस भी चला करता था एक दौर में, और कुरानदाजी के वो नंबर निकला करते थे, दिए जाते थे। फिर हुकूमत ने ज़्यादा बेहतर निज़ाम अडॉप्ट कर लिया, अब वो काम नहीं हो रहा। आप देखें, अब अगर किसी ने प्राइस बॉन्ड लेना है वो रजिस्टर्ड होता है, तो रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड के अंदर आपको पता होगा उसमें तो चोरी की गुंजाइश मेरे ख्याल बहुत ही कम होगी अगर कोई करेगा। अब तो नाम पे रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो ये आसानियां मेरे ख्याल डॉक्यूमेंट सिस्टम में ले आए बेहतर है, मेरा ऐसा ख्याल है। पाकिस्तान डिजिटल में आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। हमें हमारी तरक्की का रास्ते ही डिजिटल से गुजर के जाता है, इसका डोर ही डिजिटल है। जितना हम इसको डिले करेंगे इतने नुकसान करेंगे, हमें जितना इसको क्विक करेंगे, जितना इसको जल्दी करेंगे इतने फ़ायदे में रहेंगे। जितने भी चैनल अगर डिजिटल की वजह से ना ऊपर गए ना, जी बहुत इंडिया भी ऊपर जा रहा है, तो डिजिटलाइज होने की वजह से जा रहा है। तो हम पीछे रह गए, हमें इसको सोचते रहेंगे तो फिर सोचते रह जाएंगे, दुनिया आगे गुजर जाएगी। तो हमें जब तक प्राइस बॉन्ड की आपने बात की, हुकूमत ने हमारे इधर से मिस यूज़ बड़ा होता है हर चीज़ का। अब लोगों ने जब प्राइस बॉन्ड का आया तो उन्होंने उसकी फ़ोटो कापियाँ बेचने शुरू कर दी, और फ़ोटो कापियों से ज़ाहिर बिलियन रुपये लोगों से ले लिए, और फिर वो उनके हाथ कुछ नहीं आया, और उसके बाद जैली प्राइस बॉन्ड भी देने शुरू कर दिए। तो अब डिजिटलाइज किया है, तो अब ये चीज़ें रुक गई और लोगों को जो है सही हकदार को हक मिल रहा है। एक ज़माने में तो प्राइस बॉन्ड लाइक का कैश जो थे वो बैंक काउंटर पर एक्सेप्ट भी हो जाते थे, ये भी मैं एक बता दूँ, मतलब वो एक्सेप्ट कर लेता था लाइक का कैश। मुझे आज भी याद है, मैंने किसी को बोला, उसने मुझे कहा कि साहब प्राइस बॉन्ड, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। उसने कहा साहब ये प्राइस बॉन्ड ले जाएं। बैंक में ही मैं खड़ा हुआ था, मैंने काउंटर पर पूछा, कह रहा साहब ये हूँ बहू आप प्राइस बॉन्ड ऐसे ही जमा करवा दें, हम जमा कर देंगे बैंक में। नहीं, उनको ऑन चलता था बकायदा, और प्राइस बॉन्ड जब निकलने वाला होता था, और जैसे फ़र्ज़ किया 15 तारीख को निकलने वाला है, तो उसका अच्छा भला 5%, 10%, 20% तक लोन जाता था। जो जो नज़दीक होते थे उसका लोन बढ़ जाता था। और उस वक्त एक्चुअल बॉन्ड होते थे, 1 नंबर बॉन्ड होते थे, फ़ोटो कापियाँ नहीं होती थी, और लोग जो है उसको लोगों के लाख निकल भी आता था, और करोड़ों रुपए भी लोगों को मिलते थे। तो वो एक अच्छा हुकूमत ने लोगों को तो मिलते थे, लेकिन मुझे याद है सारे बासर अफराद उनके इनकम टैक्स में यही गोशवारों में होता था कि उनके बॉन्ड बहुत ज़्यादा लगे। ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। कुछ लोगों के 3-3 बॉन्ड लगे, ऐसी भी देखो किस्मत होती है, उन्हीं के नंबर निकलते थे। पर नहीं, उसके 2 वजूहत होती है। एक तो ये होता था कि वो लोग फ़ोटो कापियाँ लेके रख लेते थे, और वो उनके निकल आते थे, और फ़ोटो कापी का रेट कम होता था ओरिजिनल की निस्बत। तो लोग उसमें फिर लोगों को जब पता चला फ़ोटो कापी में ख़रीदते हैं, तो उन्होंने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। तो वो दूसरी ये होता था कि जिसका बॉन्ड निकला होता था उससे वो लोग खरीद लेते थे, और वो जो ज़रूरतमंद होता था, जिसने ब्लैक मनी को वाइट करना होता था, वो उसको मनमानी कीमतों में बेचते थे। तो इस वजह से, और लोग प्राइस बॉन्ड रखते भी इसी वजह से थे, डिक्लेयर करते थे। कहीं तो डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन वो ज़ाहिर है जो डिक्लेयर करते थे उनका लीगल पैसा होता था, और उनका फिर निकल आता था तो उनको फ़ायदा हो जाता था। तो ये चीज़ें थी और प्रैक्टिस थी, लेकिन उसका मिस यूज़ की वजह से ये प्रैक्टिस अब बंद हो गई। अब लीगलाइज हो गया, डिजिटलाइज हो गया, और अब जितने भी हैं उनके नामों से रजिस्टर्ड है। अब ब्लैक मनी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने बयान किया, और ये वक्त के साथ साथ निज़ाम में बेहतरी लाना जो है यह अच्छा ही साबित होता है, इसमें कोई रुकावट नहीं आती। और जैसे मलिक बोस्तान साहब ने कहा कि हमारा इस तरफ डिजिटल जर्नी की तरफ जो है ना, वो हमें गामज़न होना चाहिए। अब देखिए, मैं अगले दिन भी बात कर रहा था मलिक बोस्तान साहब से कि देखें उस टाइम पर नवाज शरीफ साहब पर बहुत तनकीद हुई थी जब उन्होंने ओपन स्काई पॉलिसी और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अपनाई। तभी मनी चेंजिंग के, आपको याद होगा, मनी चेंजर्स के लिए लाइसेंस वगैरह निकले थे, तो इससे मईशत के लिए अच्छाई हुई ना। आपको याद होगा पहले तो अवेलेबिलिटी थी ही नहीं, ओपन मार्केट के अंदर प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उसके आने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ। और फिर ज़ाहिरी बात है निज़ाम के अंदर जूं वक्त के साथ साथ बेहतरी लाई जाए वो अच्छा होता है। मेरा ऐसा ख्याल है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अच्छा, यहाँ पर मैं मलिक बोस्तान साहब आपको अब जनरल इकोनॉमी की तरफ लेकर आता हूँ। जनरल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और जीडीपी के बारे में आपने आगाज़ में बिल्कुल मुख्तसर बात की। अब एम ये कि पाकिस्तान फिर उसी नहज पे पहुँच गया है। IMF का मैंने सुना है कि कर्ज़ा अभी मिल जाएगा या मिल गया होगा या अभी मिलने वाला होगा, क्योंकि आजकल इकोनॉमिक न्यूज़ के बारे में भी कोई ज़्यादा बात नहीं आ रही। सब चीज़ों को ऐसे घोट घोट के रखा है, पता ही नहीं लगता हो क्या रहा है। तो ये जो अगर हमें मज़ीद मिल जाते हैं पैसे IMF वाले, तो इससे पाकिस्तान की पोजीशन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ज़ाहिर है, देखो IMF तो पैरामीटर है। IMF आपको जब भी ग्रीन सिग्नल देते हैं, आपको किस्त देते हैं, तो आपको बाकी दरवाजे खुल जाते हैं। और वो IMF का लोन सबसे सस्ता होता है। देखो ना, हुकूमत ने कमर्शियल लोन 10% में मिल गए हैं और IMF को 4% पे है, तो कितना फ़र्क है। अगर $1 अरब आप देते हैं IMF से लेते हैं तो आपको $4 करोड़ देने, अगर कमर्शियल लेंगे तो आपको $10 करोड़ देनी पड़ेगा इंटरेस्ट। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। फिर वो आपकी इकानमी को बेहतर करने के जो है वो ऑर्डर करते हैं और आपको करना पड़ता है, वरना आप खुद तो करते नहीं हैं। तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने पाकिस्तान से करवाई हैं जो पाकिस्तान की इकानमी के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही हैं। इसी तरह लेकिन $1 अरब के लिए हम जो हैं कभी इधर दौड़ रहे हैं कभी उधर दौड़ रहे हैं। तो IMF की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में $20 अरब के आसपास खुर्द बुर्द हुए हैं। हाँ बिल्कुल, 2 साल में या 1 साल में। मैंने जो समझा वो शायद 2 साल का था, लेकिन लोग कहते हैं शायद 1 साल है। तो उसके बारे में भी तो कोई राय दें। देखो जी, ये पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा ही था, दूसरे लफ्ज़ों में तो, कि आप इतने शर्मिंदा हुए हैं और पाकिस्तान का हर आदमी जो है IMF को ये रिपोर्ट शाया करनी पड़ी है और हुकूमत जो है इसका एहसास करे, उनके गुरबानों में हाथ डाले। और इस तरह के जो ये देखो ना, दूध की रखवाली बिल्ले बिठाए हुए हैं, तो उसका यही होगा। अब तो कहीं तो बिजनेसमैन कहते हैं कि FBR को बंद ही कर दें, ज़्यादा अच्छे इसको प्राइवेट कर दें, क्योंकि जितने ज़्यादा ये लोग होंगे इतने ज़्यादा करप्शन करेंगे, जितने कम होंगे इतना कम करप्शन करेंगे। इसको डिजिटलाइज कर दें और उनके जो है जितने भी A और B बुकें हैं ये सारे इनकी निगरानी में चलती हैं। अब देखो ना, डायरेक्ट इनकम टैक्स कोई नहीं देता, इनडायरेक्ट सारे दे रहे होते हैं। और इनडायरेक्ट में कभी इन्होंने बंद करने की कोशिश भी नहीं की। कौन सा बंदा है जो टैक्स नहीं देता? बच्चे तक तो टैक्स है, उसके फीडर तक तो आपने टैक्स लगाया हुआ है, पानी तक आपने टैक्स लगाया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई दे रहा है, तो वो है भी 18%, बहुत ज़्यादा है। और उसमें मिस यूज ये होता है कि लोग पब्लिक से तो पैसा ले लेते हैं सेल टैक्स के नाम पे, लेकिन बुक में नहीं चढ़ाते। और उसके लिए इन्होंने कोई इतनी बड़ी कोशिश भी नहीं की कि लोगों को खौफ पैदा हो और वो अपना सेल टैक्स दें हुकूमत को। और इस वजह से, क्योंकि जितने भी FBR के लोग होते हैं उनका शेयर होता है और A और B बुक उनको पता होती है, क्योंकि उनसे चीज़ तो कुछ छुप ही नहीं सकती, दाई से क्या पता होता है। तो इनका यही हाल है कि जितने भी हमारे चोर करप्ट लोग हैं, बिजनेसमैन भी उसमें शामिल है और उसमें FBR भी शामिल है। तो इनको चाहिए कि इसको जितने जल्द से जल्द हो सके डायरेक्ट टैक्स में लाने के लिए आपको इस तरह के मेजर लेने पड़ेंगे ताकि लोग चोरी ना करें टैक्स। और फिर आप सेल टैक्स भी कम कर सकते हैं। जब डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा आएगा तो आप सेल टैक्स जितना कम करेंगे इतनी इकानमी ग्रोथ करेगी, इतने लोगों का कारोबार बढ़ेगा। जितना इसको बढ़ाएंगे इतना आपको देखो ना आप गला घोंट रहे हैं मैशत का। और जितना सेल टैक्स बढ़ाएंगे, आप दूसरा टैक्स बढ़ाएंगे, बहुत सी देखो ना काफ़ी बड़ी कंपनी जो है मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ से अपना बिजनेस समेट के जा रही है। उसकी वजह यही है कि वो कहते हैं जी आपका टैक्स देते हैं 30%, फिर सुपर टैक्स लगा देते हैं 10% और 40% टैक्स अगर देगा तो वो कहाँ से कमाएगा। तो वो उनका डिसाइड हो गया, वो बंद करके जा रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली बहुत हाई रेट है, पाकिस्तान का टैक्स बहुत हाई रेट है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको कम करने की ज़रूरत है। जितना आप कम करेंगे इतना आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी रेपुटेशन बेहतर होगी और करप्शन कम होगी। जितना रेट हाई करते हैं तो उससे आपका ज़ाहिर है, इंटरेस्ट रेट हाई किया, आप इंटरेस्ट रेट आप आके रोक दिए। जितना आप देखो पूरी दुनिया में 2 से 4% है और आप जो है अभी भी 11% में बैठे। इन्फ्लेशन आपका 6% है, तो आप उसको 6% में तो ले आए, कारोबार खुद ही चल पड़ेंगे। लोग देखो जितने भी सरमाएदार थे वो तो अपना पैसा बाहर ले गए, दुबई ले गए या यूरोप ले गए या जिधर भी ले गए। जो पीछे बच्चे मिडिल तबका और जो वो चाहता है कि उनको बैंक से लोन मिले तो वह कारोबार करे, क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं है और कैपिटल बैंक ही हमेशा देते हैं। और बैंक हमारे जो हैं वो कैपिटल लोन देते ही नहीं है, वो सारे का सारा गवर्नमेंट को दे देते हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि हम और भी इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पे हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, वेट मैसेज ऑन फेसबुक अली नासिर हमारी टीम को जाती चाहिए। अल्लाह हाफिज़।